रीबर्थ ऑफ विलन्स परफेक्ट स्टोरी एपिसोड 10 शाम का वक्त जश्न का स्पेशल मेंशन। यह मेंशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह मेंशन जश्न ने स्पेशली अपनी खुफिया कामों को अंजाम देने के लिए बनवाया था और जश्न ने शिवांगी को इसी मेंशन में रखा था। शिवांगी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। ना ही इस मेंशन में फोन का कोई कनेक्शन था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम था। इस मेंशन में सिर्फ दो खिड़कियां थी। एक खिड़की थी जश्न के खुद के कमरे में और एक खिड़की वह भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी, जो कि वक्त लगने पर भगाने के काम आ जाए इसलिए बनवाई थी बेसमेंट में। जिस कमरे में फिलहाल शिवांगी थी उस कमरे में शिवाय दरवाजे के और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से बाहर की हवा अंदर आए और अंदर मौजूद इंसान सांस ले पाए। वैसे तो हर कमरे में ऑक्सीजन बॉक्स लगे हुए थे, जो कि इमरजेंसी के टाइम पर अगर दरवाजा लॉक हो जाए तो कोई इंसान अगर कमरे में फंस चुका है तो लगभग से लगभग वो 1.5 दिन तक उस कमरे में सरवाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही 1.5 दिन बीत जाएगा धीरे धीरे उसे सांस लेने में तकलीफ होती जाएगी और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वह बिना ऑक्सीजन की दम घुट के मर जाए। डियर रीडर्स, ऐसे ऑक्सीजन बॉक्स सच में होता है और ऐसे रूम भी बनाए जाते हैं सेफ्टी के लिए मोस्टली, और बड़े बड़े लोगों के घर में यह शायद जरूर मिलेगा। कोई ना कोई एक कमरा ऐसा जरूर होगा। शिवांगी बेड से लगकर नीचे जमीन पर अपनी घुटनों को ऊपर की ओर किए हुए उन पर अपना सर रखकर उसे छुपाकर बैठी हुई थी। शिवांगी ने अपने नजरें ऊपर की तो उसकी आंखें बिल्कुल रोने की वजह से लाल हो चुकी थी और चेहरे पर आंसुओं की गहरी लकीरें बन चुकी थी। शिवांगी को याद आ रहा था पिछले दिन की सारी बातें। फ्लैशबैक। जश्न एकदम शिवांगी के करीब आया और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर दबाते हुए बोला, उस रात तुम्हारे साथ में था, मेरे साथ तुमने वो हसीन कभी न भूलने वाली रात बिताई थी। हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे और तनु मेरी औलाद है और मैं अपनी बेटी को और अपनी इस प्यारी सी कमसिन कली को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं मृत्युंजय को मौत भी दे सकता हूँ और अगर चाहती हो कि मृत्युंजय सही सलामत रहे और तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाए तो शांति से वह करो जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मृत्युंजय तो मरेगा ही मारेगा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डालूं तो। जब शिवांगी ने जश्न के मुंह से यह सुना कि वह तनु को भी मार देगा अगर उसने जश्न की बात नहीं मानी तो उसे घबराहट होने लगी। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं मृत्युंजय मरेगा, नहीं मेरी बेटी मारेगी और ना ही मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। जश्न इस पर जोश हंसने लगा और बोला, तुम मनोगी, जरूर मानेगी, अपनी बेटी के लिए मानेगी और मेरी शर्त बहुत सी सिंपल है, बस मेरे साथ शादी कर लो, अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारे नाम कर दूंगा। शिवांगी जश्न की ऐसी अजीब शब्द सुनकर हैरान हो गई और वह बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों करूंगी तुमसे शादी? मैं मृत्युंजय से प्यार करती हूँ और मृत्युंजय से ही शादी करूंगी, तुमसे नहीं। और मृत्युंजय ने मुझे बताया है तुम शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। जश्न ने इस पर किसी पागलों की तरह बोला, हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हें नहीं पता शिवांगी, लेकिन जब से मैंने उस रात से तुम्हें छुआ है मेरे अंदर एक अलग सी आग पैदा हो गई है। मेरा शरीर तुम्हें चाहता है। आई वॉन्ट यू फॉर माई एंटायर लाइफ। शिवांगी इस पर बोली, तुम शादीशुदा? जश्न ओबोरोए, कैसी बातें कर रहे हो? जश्न इस पर बोला, हाँ जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर शादी से पहले पता चल जाता ना कि मैं उस दिन वह रात तुम्हारे साथ बिताई थी अपनी बीवी के साथ, नहीं तो मैं पक्का अपनी बीवी से कभी शादी नहीं करता, मैं तुम्हें ही ढूंढता और तुमसे ही शादी करता। पर बस एक गलती हो गई, यह मान लिया कि वह रात मैंने अपनी एकता के साथ बिताई, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। देखो शिवांगी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कभी एकता को ये बात पता नहीं लगने दूंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है और हमारी एक प्यारी बच्ची है। आई प्रॉमिस। शिवांगी इस पर जश्न के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, अरे दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम शादीशुदा हो, प्यार करते हो तुम अपनी बीवी से, तुम्हारी बातों से ये सब झलक रहा है। उसकी होते हुए तुम्हें दूसरी शादी करनी है? कैसे इंसान हो? जब अपनी लाइफ में पहले ही आगे बढ़ चुके हो तो मुझे क्यों चाहते हो? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? जश्न इस पर शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, उनके साथ रातें बिताए हैं और उन्हें प्रोस्टिट्यूट बनाकर छोड़ो है। अरे कितनी सारी लड़कियों ने तो खुदकुशी कर ली सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम नहीं मिली। और अगर तुम चाहती हो ना कि आगे सभी लड़कियों की जान बची रहे तो तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी मृत्युंजय को भी। तुम्हारे पास है चॉइस, अब डिसाइड कर लो क्या चाहिए, बेटी या मौत, बेटी या मौत।
इस वक्त जश्न किसी साइको से काम नहीं लग रहा था। शिवांगी अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जो जश्न समझ चुका था, इसलिए उसने फोन पर एक वीडियो चलाई और शिवानी के सामने कर दी। उस वीडियो में तनु थी, जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांधा गया था और उसके हाथ पैर को भी बंधा हुआ था, और उसमें तनु की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर शिवांगी की ममता जग गई और उसकी आंखों से झज्जर आंसू वही बहने लगे। मेरी बच्ची, रोती हुई शिवांगी के मुंह से बस इतना ही निकला। जश्न ने इस पर वीडियो को बंद करते हुए बोला, हाँ हमारी बच्ची, अगर तुम चाहती हो ना कि हमारी बच्ची हम दोनों के साथ बहुत अच्छे से रहे, तो मुझसे शादी कर लो और छोड़ दो उस मृत्युंजय अग्निवेश को। मुझे बहुत मजा आता है मृत्युंजय से बदला लेना। वैसे मैं चाहता ना तो तुम दोनों माँ बेटियों को किडनैप करके अपना बना लेता, लेकिन उससे मुझे मृत्युंजय से बदला नहीं मिलता ना। इसलिए अब तुम मृत्युंजय के पास जाओगी और कल उसे बिना बताए अचानक से गायब होकर मेरे पास आओगी। मैं चाहता हूँ मृत्युंजय तुमसे नफरत करे और इस नफरत की आग में मर जाए तड़प तड़प के। शिवांगी अपनी आंसू भरी नजरों से जश्न के चेहरे को देखने लगी और बोली, अभी तुमने कहा ना कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तो तुम मृत्युंजय को नहीं मारोगे, तो फिर क्यों मृत्युंजय को मारने की बात कह रहे हो? जश्न इस पर डेविल तरीके से मुस्कुराया और बोला, तो मैं कब कह रहा हूं कि मैं मृत्युंजय को मारूंगा? अरे वह तुमसे नफरत की आग में तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जरूरी नहीं कि हर कहानी में जो बच्चा है वो हीरो कहीं निकले। मुझे कुछ नया लिखना था तो मैंने बच्चों को जश्न का बनाया है। बट फिर से बोल रही हूँ, मृत्युंजय तन्नू को बहुत अच्छे से रखेगा। सुबह का वक्त, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की छत, जहां पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद थे, और उन सभी लोगों के बीच दो आदमी थे। एक आदमी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांध गया था और उसके हाथ और पैर पीछे करके बांधे गए थे, और वह घुटने के बल बैठा हुआ था और अपना सर नीचे झुकाए हुए था। और इस आदमी के ठीक सामने 10 मीटर की दूरी पर एक आदमी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय था। इस वक्त मृत्युंजय का ऑरा बहुत ही ज्यादा कोल्ड और सख्त नजर आ रहा था। मृत्युंजय लेने होकर उसे चेयर पर बैठा हुआ था और उसका एक पैर अपने दूसरे पैर के ऊपर था। आदमी जिसे बांध गया था वो थर थर कांपे जा रहा था, जैसे मौत उसके सर पर मंडरा रही हो। मृत्युंजय ने उस आदमी के पीछे खड़े एक आदमी की तरफ सिर्फ अपनी नजर की तो वह आदमी धीरे धीरे चलकर मृत्युंजय के पास आया और अपनी गन मृत्युंजय के हाथ में थमा दी। मृत्युंजय एक स्टाइल के साथ उस चेयर से उठा और चलते हुए उस बंधे हुए आदमी के पास आया और गन को लोड कर उसके ट्रिगर पर हाथ रखकर उस आदमी के फोरहेड पर उसे टिका दिया। मृत्युंजय उसे गन को उस आदमी के सर पर धीरे धीरे मारते हुए उसके चारों तरफ घूम रहा था और वो आदमी और भी ज्यादा कांपे जा रहा था। मृत्युंजय उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, कोई मेरे साथ गद्दारी करे यह मुझे मंजूर नहीं, और अगर कोई गद्दारी कर बैठता है तो सामने वाले को यह मंजूर होना चाहिए कि उसकी मौत निश्चित है। वो आदमी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बांध गया था वह धीरे से बोला, माफ कर दो बॉस, माफ कर दो। मृत्युंजय उसकी बात सुनकर रुक गया और उसके सामने आ गया और उसके मुंह के अंदर गन रखकर बोला, मेरे साथ चीटिंग करने का सिर्फ एक ही जवाब होता है और वह होती है मौत। और बोलते ही मृत्युंजय ने उसके मुंह में गन चला दी। गन की अग्नि की वजह से उस आदमी का पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया और उस आदमी का चेहरा ऐसा हो गया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए और सिर्फ उस चेहरे से घिन करे। मृत्युंजय ने कहा, लाश को ठिकाने लगा दो। मृत्युंजय के दो आदमी लाश को वहां से लेकर चले गए और बाकी के दो आदमियों ने वहां की जगह को साफ किया, बिल्कुल ऐसा कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त उस बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकी और उस कार में से धन धनाते हुए गुस्से से जश्न बाहर निकला। इस वक्त जश्न के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर मृत्युंजय के लिए दुनिया जहां की नफरत है। ऊपर से एक आदमी ने जश्न को वहां आते हुए और बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देख लिया, जिस पर वह मुस्कुराया और चिल्लाया, बॉस आपका शिकार आ चुका है। मृत्युंजय जो वापस अपनी किंग चेयर पर जाकर बैठ चुका था वो मुस्कुराया और बोला, कम ऑन बेबी, लेट्स रॉक। मृत्युंजय की यह बात सुनकर एक आदमी वहां से गया। गुस्से से धन दनाते हुए तेज कदमों से जश्न टॉप फ्लोर पर आ गया और टेरेस पर आते ही चिल्लाते हुए बोला, मृत्युंजय मैं तुझे छोड़ूंगा। मृत्युंजय जो उसके पीठ भरकर अपने चेयर पर बैठा था वह बिना उसकी ओर देखते हुए बोला, बेटा पहले पकड़ तो ले, तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप। जशन चलकर मृत्युंजय के सामने आया और उसके कॉलर पकड़कर उसे खींचकर खड़ा किया, या यूं कहे कि मृत्युंजय अपने आप खड़ा हुआ, क्योंकि जशन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मृत्युंजय को उसकी कॉलर से पकड़कर खड़ा कर सके।
मृत्युंजय बड़े ही रौब तरीके से जशन के सामने खड़ा था और वही जशन के चेहरे पर इस बार गुस्सा था और उसका चेहरा गुस्से की वजह से कांप रहा था। जशन चिल्लाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मृत्युंजय, तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे मेरी बीवी लौटा दे सीधे तरीके से। जशन की बात पर मृत्युंजय हंसा और बोला, सीधे तरीके से? तेरी बीवी तुझे लौटा दूं? क्यों, तू भी तो बड़े टेढ़े तरीके से मुझसे मेरी बीवी लेकर गया था, तो हिम्मत है तो बचा ले अपनी बीवी को। जशन ने मृत्युंजय की कॉलर छोड़ी और उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तू है ही गिरा हुआ इंसान, तभी तो मेरी बीवी का किडनैप कर लिया और उसके साथ इतना घटिया काम करवाया, और तू इंसान है ही नहीं, यू आर अ रेपिस्ट। अपने लिए रेपिस्ट शब्द सुनकर मृत्युंजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को हो, और वो चिल्लाया, मैं रेपिस्ट? तो तू क्या है? तूने भी तो 5 साल पहले एक मासूम सी लड़की का रेप किया था। क्या तेरे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि तू किस लड़की के करीब जा रहा है और किस लड़की के नहीं? वो लड़की नशे में थी, तू नहीं। जशन इस पर आगे आया और बोला, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ, उसके साथ शादी कर रहा हूँ और उसे एक पवित्र बंधन में बांध रहा हूँ, समाज के सामने उसको बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ। मृत्युंजय इस पर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, शादी, पवित्र बंधन, वह भी तू जो पहले से एक शादीशुदा इंसान होकर दूसरी लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा है, उसकी बच्ची का फायदा उठा रहे हैं। कमल है, हीरो हो तो तुम्हारे जैसा और ना हो तो कायनात जैसा। मृत्युंजय ने इसके बाद एक सीटी बजाई तो 2 लड़की एक लड़की को अपने साथ लेकर आए। बीच में जो लड़की थी उसके बदन पर एक बड़ा सा लाल रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था, कोई प्रॉपर तरीके से उसे वो कपड़ा नहीं पहनाया गया था। उस लड़की के हाथ और पैर साफ साफ दिख रहे थे और उन पर काटने के निशान थे, और उसे लड़की का चेहरा फिलहाल काले कपड़े से बांध रखा था, लेकिन फिर भी जशन बहुत अच्छे से पहचान सकता था कि वो कोई नहीं बल्कि एकता है। वो बीच में खड़ी लड़की बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। जशन मृत्युंजय के पास आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, तूने मेरी बीवी का रेप किया, मैं तुझे मार डालूंगा मृत्युंजय। और उसके बाद मृत्युंजय के पेट पर जशन ने एक जोर से लात मारी, जिससे मृत्युंजय डिसबैलेंस होकर नीचे जमीन पर गिर गया। मृत्युंजय के चेहरे से नाक से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए खड़ा हुआ और बोला, मुझे मारने पर वक्त जया मत कर, अपनी बीवी को बचाओ, कभी मेरे आदमियों के सामने मजाक और खिलौना न बन जाए। जशन को मृत्युंजय की बात समझ में नहीं आई तो उसने एकता की तरफ अपनी नजर घुमाई। जिन 2 लड़कियों ने एकता को संभाल रखा था उन्होंने एकदम से एकता का हाथ छोड़ दिया और उसके ऊपर लपेटे हुए कपड़े को खींच दिया, जिससे वो सरकते हुए धीरे धीरे कपड़ा उसके बदन से हटता रहा। जशन बहुत अच्छे से जानता था कि उस कपड़े के अलावा एकता के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, इसलिए जशन ने अपना जल्दी से ब्लेजर उतारा और एकता की तरफ दौड़ा, और जैसे ही वो कपड़ा एकता के शरीर से हटा, जशन ने जल्दी से आकर अपना वो लॉन्ग ब्लेजर एकता के शरीर से लगा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जशन ने एकता को अपनी बाहों में कसकर पकड़ के रखा था और एकता के हाथ भी जशन की पीठ पर थे और उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। जशन ने एकता को अपनी बाहों में लिए ही मृत्युंजय को देखते हुए कहा, ये जो हरकत तुमने की है ना मृत्युंजय अग्निवेश, इसका बदला मैं तुमसे सुध समेत लूंगा, याद रखना मेरी बात को, भूल मत जाना। उसके बाद जशन बिना कुछ किए बिना कुछ मृत्युंजय को बोले वहां से एकता को अपनी बाहों में वैसे ही पकड़े ले गया। जशन ने ठीक से एकता को बैक सीट पर बिठाया ताकि वो थोड़ी सी लीन होकर वहीं बैक सीट पर लेट जाएं, और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। जशन किसी भी ड्राइवर को अपने साथ नहीं लेकर आया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि वह किसी ड्राइवर को नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर एकता को ड्राइवर इस कंडीशन में देख लेता तो कहीं ना कहीं वह भी अपने दिल में एकता के लिए डिजायर पैदा कर लेता। लगभग 45 मिनट की यात्रा के बाद जशन उसे अपने फार्म हाउस में ले गया। ओबरॉय एस फार्म हाउस में कोई भी सर्वेंट नहीं था, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो सिक्योरिटी के लिए थे। लेकिन फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही जशन ने उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि एकता को कोई भी इस कंडीशन में देखे और कोई भी बात पहले और उसके घर तक ये बात पहुंच जाए। जशन पहले कर से उतरा और फिर उसने खुद से ही एकता की विंडो खोली और एकता को अपनी बाहों में उठा लिया। एकता की याद खुद पर खुद जशन के कंधों पर ठहर गए। जशन सीधा एकता को फार्म हाउस के अंदर लेकर आया और सीधा अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठा दिया। जशन ने एकता से कहा, तुम अगर ठीक से चल पा रही हो तो जाकर शावर ले लो और कपड़े पहन लो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो चेक कर लेंगे कि ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हारी बॉडी में। न जाने क्यों लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर एकता बिल्कुल घबरा गई।
एकता थोड़ा सा हकलाते हुए बोली, क क्या द डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन तुम्हें डॉक्टर को क्यों बुलाना है? जश्न ने एकता के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसी के साइड में आकर बैठा और बहुत प्यार से बोले, ताकि वो तुम्हें चेक कर सके कि ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारी बॉडी में, वो चेक कर लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। एकता इस पर खड़ी हुई और तुरंत बोली, पर मुझे अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाना। जशन भी खड़ा हुआ और एकता के चेहरे को देखते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर का तुम्हें देखना जरूरी है एकता, तुम्हारे लिए सेफ है। एकता इस पर ना करते हुए बोली, मैंने बोला ना जशन कि मुझे अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखना, मतलब नहीं दिखाना। मुझे अपने आप पर भरोसा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन नहीं है। देखो मुझे पता है कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे डॉक्टर को खुद को नहीं दिखाना। प्लीज तुम गलत मत समझना, लेकिन मुझे डॉक्टर को अपने आप को नहीं दिखाना, मुझे बहुत अजीब लगेगा। एकता बोल तो ऐसे रही थी जैसे उसकी बॉडी में जरा भी पेन नहीं है, और जैसे ही यह चीज एकता को फील हुई वह तुरंत बेड पर बैठ गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, देखो मुझे बहुत अजीब लगेगा अगर मैं उस कंडीशन में डॉक्टर के सामने आऊंगी। प्लीज मेरी बात को समझो जशन, अगर मुझे लगेगा कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, पर अभी मुझे डॉक्टर के बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज डॉक्टर को यहाँ बुलाने की बात बिल्कुल मत करो। एकता बात तो सही कह रही थी, अगर डॉक्टर उसे उस कंडीशन में देखेंगे तो उसे ऑकवर्ड तो फील होगा ही होगा, और डॉक्टर तुरंत यह बात पकड़ लेंगे कि एकता के साथ रेप हुआ है या उसके साथ लव मेकिंग हुई है। जशन भी समझ रहा था एकता की बात, इसलिए वह बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बुलाता डॉक्टर को, लेकिन अगर तुम्हें फील हो ऐसा कि तुम्हें डॉक्टर की नीड है तो मुझे बताना, मैं बुला लूंगा उन्हें, और तुम टेंशन मत लेना, मैं फीमेल डॉक्टर को ही बुलाऊंगा, मेल डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। अभी तुम जाकर शावर ले लो और यह कपड़े बदल लो। एकता ने हाँ में गर्दन हिलाई और जशन कमरे से चला गया। एकता भी वॉशरूम में चली गई और शॉवर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। एकता ने अपने आप को घुमाया और मिरर के सामने चली गई और अपने ऊपर से वह लाल कपड़ा हटाया तो एकता के बदन पर एक व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस थी। ड्रेस इतनी शॉर्ट थी कि उस ब्लैक लॉन्ग ब्लेजर में वो ड्रेस बिल्कुल छुप सी गई थी। किसी का यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस ब्लेजर के नीचे इंसान ने कुछ पहना है कि नहीं पहना है। एकता मिरर की बिल्कुल पास आई और खुद के बदन को छूते हुए बोली, आई नो जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं इस चीज का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। मैंने कितने सपने देखे थे अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी कहीं की नहीं छोड़ी। क्यों, क्या तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों मेरी जिंदगी बिगाड़ दी? अपनी आखिरी की दो लाइनों पर एकता रो पड़ी थी। उसके बाद एकता ने अपनी गर्दन को छुआ जहां पर एक छोटा सा पिन चुभने का निशान था। एकता उस निशान को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी मेरे साथ वो सब करने के लिए इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, पर कोई बात नहीं, सच्चाई हमेशा जीतेगी और बुराई हमेशा हारेगी, और आई प्रॉमिस यू, मैं सच्चाई का साथ दूंगी, उस बुराई का नहीं। उसके बाद एकता वापस शावर के नीचे आई और उसे ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एकता बाथरोब पहनकर बाहर आई और बेड पर आकर लेट गई और ऊपर सीलिंग को देखने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जश्न अपने एक हाथ में मैगी और दूसरे हाथ में काफी मग का ट्रे लेकर आया। जश्न ने मैगी की एक प्लेट एकता को थमाई और बोला, इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। एकता ने एक फीकी मुस्कान जश्न को पास करी और उस प्लेट को ले लिया और शांति से मैगी खाने लगी। जश्न बस एकटक एकता के उस एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख रहा था और उसके बाद में थोड़ा सा एकता के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड को किस किया, जिस पर एकता थोड़ा सा घबरा गई और जश्न से थोड़ा दूर हुई। जश्न भी हैरान हो गया कि इतना उससे दूर क्यों हुई। जश्न ने एकता से सवाल किया, क्या हुआ, तुम्हें मेरी यह ब्यूटीफुल किस पसंद नहीं आई? उसके बाद थोड़ी शरारत में जश्न बोला, क्या तुम्हें मेरी इंटेंस किस चाहिए और यू वॉन्ट माई इंटेंस रोमांस? जश्न की बात पर एकता ने पहले तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी दूसरी बात पर एकता अलग सी फीलिंग के साथ जश्न के चेहरे को देखने लगी। एकता बड़ी अजीब नजरों से जश्न के चेहरे को देख रही थी। एकता ने कहा, जश्न, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो मुझे ये बताओ कि तुमने घर पर क्या कहा? घर पर किसी को ये तो नहीं पता ना कि मेरा किडनैप हुआ था? जश्न ने इस पर जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तुम्हारे किडनैप के बारे में। मैंने सबको बस यही बोला है कि मैं तुम्हें कुछ समय अकेले में देना चाहता हूँ और तुम्हें अपने फार्म हाउस लेकर आया हूँ, और कोई भी फार्म हाउस ना आए, मैं खुद ही तुम्हें लेकर वापस घर आऊंगा, इसलिए किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है तुम्हारे किडनैप के बारे में। ये सुनकर एकता के चेहरे पर एक सुकून आया और उसने बोला, थैंक यू। उसके बाद एकता और जश्न ने अपना खाना पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद एकता ने कहा, जश्न,
तुम्हें कुछ काम है क्या कमरे में? जश्न ने इस पर जवाब दिया, नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, पर हमें 1-2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आज शाम को होली पूजन है। ये सुनकर एकता ने अपने सर पर हाथ रख उसे बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज होली पूजन है और कल खेलने वाली होली है। हमें अभी निकलना होगा। माँ अकेली थोड़ी सारा काम करेगी, पूजा की तैयारी बहुत टाइम लगता है उसमें। चलो 1-2 घंटे बाद नहीं, अभी चलते हैं। रिलैक्स, जश्न ने एकता के कंधे पड़कर कहा तो एकता ने जश्न के हाथ झटक दिए और बोली, क्या रिलैक्स, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी माँ सारा काम अकेली करे? मुझे कुछ नहीं सुनने, चुपचाप घर चलो। इसके बाद एकता उठने को ही तो जश्न ने उसे वापस बेड पर बिठाया और बोला, माँ थक जाएगी वह मैं मानता हूँ, लेकिन तुम पहले से थकी हुई हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कंडीशन क्या है इस वक्त, तुम्हें रेस्ट की पूरी पूरी जरूरत है, इसलिए शांति से रेस्ट करो। एकता बिल्कुल भी जश्न की बात नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन जश्न भी बिल्कुल सही कह रहा था, उसे रेस्ट की जरूरत तो थी। एकता रेस्ट के लिए मान गई और वही बेड पर लेट गई। रात का वक्त, जश्न का वो स्पेशल मेंशन। शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और जश्न कमरे में एक बैग को लेकर आया। जश्न ने वो बैग बेड पर रखा और शिवांगी से बोल, गेट अप बेबी, रेडी हो जाओ, आज होली पूजन है और हम मेंशन के बाहर ही होली पूजन करने वाले हैं। शिवांगी को समझ में नहीं आया कि चश्मा फिर बोलना क्या चाहता है, इसलिए वो बोली, व्हाट डिड यू मीन कि तैयार हो जाओ? जश्न शिवांगी के पास आते हुए बोला, आई मीन कि तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में नीचे चलकर होली पूजन करने वाले हैं और मैं तुम्हारी ना सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, अपना हुक्म तुम पर चलने आया हूँ, इसीलिए शांति से रेडी हो जाओ, ये कपड़े लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। शिवांगी ने उस बैग को देखकर अजीब सा मुंह बनाया और बोली, मैंने ना कभी अपनी जिंदगी में पहले होली पूजन किया है और ना ही आने वाले फ्यूचर में करने वाली हूँ, ले जाओ ये बैग यहाँ से, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे सोने दो। जश्न इस पर मुस्कुराया और बोला, कमाल है, बिना लव मेकिंग के तुम्हें इतनी थकान हो रही है तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे साथ आज रात कुछ कर दिया तो तुम तो कल उठ भी नहीं पाओगे बिस्तर से। जस्ट शट अप, शिवांगी ने एकदम से कहा, जिससे जश्न शांत हो गया और फिर वह बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए मनी हूं, तुम्हारे साथ सुहागरात बनाने के लिए नहीं। जश्न इस पर भी मुस्कुराया और शिवांगी के पास बैठे हुए बोला, शायद तुम भूल रही हो शिवांगी, शादी के बाद सुहागरात होती ही होती है और वह भी तुम्हें मेरे साथ बनानी पड़ेगी, वह भी बहुत ही इंटेंस तरीके से। बहुत अच्छा हूं मैं रोमांस में, चाहे तो तुम मेरी बीवी से पूछ सकती हो, वैसे उसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तो एक बार में रात बिताई चुका हूं, तो तुम्हें तो याद ही होगा। शिवांगी इस पर घीन वाला चेहरा बनाकर जश्न को देखते हुए बोली, कैसे भूल सकती हूँ वो रात, वो मेरी जिंदगी के काली रात थी। जश्न इस पर बोला, तो उस रात की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? नशे में तुम अपने दोस्त की वजह से आई थी, मेरी वजह से नहीं, और तुम अपनी मर्जी से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी और मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम अपनी मर्जी से बार बार मेरे करीब आ रही थी और वह तुम थी जिसने मुझे किस करने की पहल की थी। जश्न की बात सुनकर शिवांगी को वह रात याद आई जब सच में शिवांगी ने पहल की थी जश्न को किस करने की। शिवांगी ने गुस्से से कहा, तो कर ली थी ना तुमने अपनी मनमानी मेरे साथ उस रात, तो अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे तुम्हारी उस रात की सजा मैं पूरी जिंदगी भुगतूंगी, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। शिवांगी को गुस्से में देखकर जश्न ने शिवांगी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे कुछ बोलने को हुआ तो शिवांगी ने पहले ही उसका हाथ झटक दिया। ये देखकर जश्न को भी गुस्सा आ गया और इस पर उसने प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से अपने एक चेहरे से ही शिवांगी का चेहरा दबा दिया और बोला, आपने यह नाजुक होठ सिर्फ मेरे लिए प्यार उगलने के लिए खोल करो, मुझ पर गुस्सा उतारने के लिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतार दिया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी और इस बार सच में मृत्युंजय तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा। शिवांगी को दर्द हो रहा था और उसे दर्द का एहसास शिवांगी अपनी आंखों से बाहरी आंसुओं से जश्न को दे रही थी। जश्न ने अपनी पकड़ शिवांगी के चेहरे पर ढीली छोड़ दी और उसके कान के पास जाते हो फिर बोला, आई थिंक ऑन अ फर्स्ट नाइट योर क्लोथ्स लुक सो लवली ऑन बाय रूम फ्लो एंड यू लुक डैम हॉट एंड एट कैड इन माई बेड। जश्न की बात सुनकर शिवांगी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे। जश्न उसके आंसू देखे हुए बोला, अभी से क्यों रो रही हो? अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, अभी उसमें वक्त है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, शांति से आ जाना वरना तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाऊंगा। शिवांगी के पास जश्न की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता।
जश्न कमरे से चला जाता है और शिवांगी अपने कपड़े चेंज करने लगती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर शिवांगी कमरे से बाहर निकलती है, जहां पर पहले से एक मेड होती है जो शिवांगी को मेंशन के बाहर लेकर जाती है। यह मेंशन बहुत बड़ा था और भूल भुलैया जैसा था। एक ही जगह जाने के कम से कम कर से 5 रास्ते थे। कोई नया इंसान तो यहां आकर घूम ही हो जाए। वो मेड शिवांगी को ध्यान से छोटे वाले रास्ते से मेंशन के बाहर ली गई, जहां पर पहले से होलिका दहन की सारी तैयारियां जश्न की हुई थी और जश्न शिवांगी से पहले ही कुर्ता और पैजामा पहनकर तैयार हो चुका था। शिवांगी को ना चाहते हुए भी जश्न के पास जाकर खड़ा होना पड़ा और उसके साथ वह सारी रस्में निभानी पड़ी जो एक पत्नी अपने पति के साथ निभाती है। इस वक्त शिवांगी की आंखों में सिवाय आंसू के और कुछ नहीं था। शिवांगी अपनी मन में यही बोल रही थी कि काशी रस्म को मृत्युंजय के साथ निभा रही होती। कुछ देर बाद जश्न ने शिवांगी के साथ वो रस्म पूरी करे और मिठाई का छोटा सा पीस शिवानी के सामने कर दिया और शिवांगी ने अपना मुंह खोलकर उसे मिठाई को खा लिया। हैप्पी होली का दहन बेबी, जश्न ने एक स्माइल के साथ शिवांगी को कहा, लेकिन शिवांगी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। जश्न का मन इस पल शिवांगी को किस करने का कर रहा था, इसलिए वह आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो शिवांगी को पकड़ ही पता उसका फोन बजा। जश्न ने फोन उठाकर देखा तो फोन स्क्रीन पर एकता का नाम शो हो रहा था। जश्न ने मोबाइल को देखते हुए कहा, एक तरफ है घरवाली और एक तरफ है बाहर वाली। शिवांगी को जश्न की बात समझ में नहीं आए तो उसने जश्न के चेहरे की तरफ देखा तो जश्न ने अपना फोन का स्क्रीन शिवांगी की तरफ कर दिया, जिस पर वाईफाई नाम शो हो रहा था और शिवांगी समझ गई कि जश्न को उसकी पत्नी एकता फोन कर रही है। जश्न ने शिवांगी के सामने ही फोन पिक किया और उसे स्पीकर पर किया। दूसरी तरफ से एकता की आवाज आए, जश्न कहाँ हो तुम, होलिका दहन होते हैं, तुम गायब हो गए, घर आओ। जश्न एकता से बहुत प्यार करता था, शायद शिवांगी से भी ज्यादा, इसलिए उसने तुरंत एकता की बात मानी और वह बोला, आ रहा हूं। जश्न की यह बात सुनते ही शिवांगी के दिल में एक सुकून मिला कि अब जश्न यहां से चला जाएगा। जश्न शिवांगी को देखते हुए बोला, क्या करें और क्या ना करें, मेरी जान को फोन था और अपनी जान की बात मैं ना मानूं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए तुम आज बच गई, लेकिन आगे नहीं बचोगे। अभी जाओ और सो जाओ, मैं चला अपनी जान के पास। और उसके बाद जश्न मेंशन से बाहर ही बाहर वहां से निकल गया और शिवांगी उस मेड के साथ मेंशन के अंदर गई। ओबरोए मेंशन, सुबह का वक्त, आज होली का दिन था। सबने होली के हिसाब से अपने कपड़े पहने हुए थे और होली खेलने के लिए रेडी हो चुके थे। इस वक्त सारे के सारे हाल में थे और एकता ने सबसे पहले बाल गोपाल को रंग लगाया और उसके बाद रंग की थाली लेकर पूरे परिवार के पास आई और सबसे पहले जश्न के गालों पर रंग लगाते हुए बोली, हैप्पी होली। जश्न ने भी प्लेट में से हल्का सा रंग लिया और एकता के गालों पर और उसकी सिंदूर वाली जगह पर लगाते हुए बोला, हैप्पी होली जान। जैसे ही जश्न ने सिंदूर एकता की मांग में भरा, एकता ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसकी आंखों के किनारियों से कुछ बूंद आंसू टपक गए। उसके बाद जश्न ने एक दूसरे को कलर लगाया और हैप्पी होली विश किया। सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन जश्न उनसे दूर खड़ा था और किसी को कॉल लग रहा था। जश्न ने फोन पर दूसरी तरफ वाले आदमी को कहा, मैं थोड़ी देर में वहां आ रहा हूं, सारी तैयारी करके रखना। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद जश्न अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी मां ने उसे रोका और बोली, कहां जा रहा है। जश्न ने जवाब दिया, मां, कुछ काम है ऑफिस में, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूं, चेंज करने कमरे में जा रहा हूं। जश्न की यह बात सुनते ही एकता को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाई, नहीं। एकता की चिल्लाने से जश्न रुक गया और तुरंत उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों। एकता ने जश्न का हाथ हटाया और बोली, तुम ऑफिस नहीं जाने वाले, तुम सारा टाइम इसी मेंशन में रहोगे। इस पर मुस्कुराया और बोला, क्या। एकता, मुझे काम है ऑफिस में, एक मीटिंग है, मुझे वह लेनी पड़ेगी। एकता इस पर बोली, नहीं, तुम नहीं जाने वाली इस मेंशन से बाहर, और अगर तुम गए तो मैं यहां से अपने मायके चली जाऊंगी। जश्न, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लिए मीटिंग ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी बीवी, और भूलो मत, ऐसा पेरेंट्स हमारी अनेक के साथ ये पहली होली है और अनेक की भी पहली होली है जब वो अनाथ होकर नहीं बल्कि किसी का बेटा बनकर होली खेलने वाला है, और आई थिंक शायद वो पहली बार ही होली खेलने वाला है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, बल्कि मेरे साथ, माँ बाप के साथ, अनेक के साथ होली खेलोगे पूरा दिन, और हमारे साथ टाइम स्पेंड करोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। एकता की ऐसी बात सुनकर तो वहां खड़ा हर कोई हैरान था और सतब खड़ा रह गया।
एकता की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और जश्न कुछ बोलने को होता है कि एकता अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है, मैंने बोल दिया है, मैं या तो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी या तो शांति से आज के दिन यहाँ रहो। हमेशा काम काम, अरे कभी कम से बाहर भी निकला करो। फैमिली भी है तुम्हारे पास, सिर्फ ऑफिस नहीं है। किरण जी भी आगे आता है और बोलती है, जश्न एकता सही कह रही है, तुम्हारे लिए सिर्फ अब तुम्हारा काम ही रह गया है। फैमिली तो जैसे कुछ रह ही नहीं गई है तुम्हारे लिए, इसीलिए तू आज ऑफिस नहीं जाएगा, चाहे 10 करोड़ या 100 करोड़ का ही नुकसान हो जाए। जश्न समझ चुका था कि एकता उसे आज मेंशन से बाहर नहीं जाने देगी। जश्न ने इस पर हार मानते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा, पर मैं कम से कम ऑफिस में कॉल करके बता तो दूं कि मैं नहीं आ रहा, मीटिंग कैंसिल कर दे। दिखता नहीं कुछ नहीं कहा, बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी। जश्न उनसे थोड़ा दूर हुआ और किसी को कॉल किया और बोला, मैं नहीं आने वाला हूँ, तो जो अब मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ वह करो। मुझे वह यहाँ मेरे मेंशन में चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे उसे यहाँ लेकर आना है। और उसके बाद जश्न ने उसे सब कुछ बताया और कॉल डिस्कनेक्ट करके किसी और को कॉल किया जो कि उसका असिस्टेंट था और उसे कुछ बोलने लगा। वही उससे कुछ दूरी पर खड़ी एकता, जिसको जश्न की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसका दिल जश्न को देखकर टूट रहा था। थोड़ी देर बाद जश्न सबके पास आया हूँ और बोला, तो चले बाहर गार्डन में होली सेलिब्रेट करते हैं। किरण जी ने कहा, पर पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद चलेंगे। सब में मिलकर नाश्ता किया जिसमें आधा घंटा लग गया और उसके बाद सब घर से बाहर गए और गार्डन की तरफ जाने लगे कि तभी उन्हें कुछ कांच की आवाज सुनाई दी और सब ने उसे तरफ देखा तो जश्न के कुछ बिजनेस पार्टनर आ रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया कि जश्न के बिजनेस पार्टनर्स मेंशन में क्या कर रहे हैं, जिस पर जश्न उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, मैंने इन्हें आज होली पार्टी के लिए इनवाइट किया है। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये सब जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं हमारे साथ होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। विक्रम जी ने इस पर कहा, हाँ जरूर कर सकते हैं। ये ज्यादा भीड़ नहीं थी, जो कि जश्न की काफी क्लोज बिजनेस पार्टनर थे, वही यहाँ आए थे और यह ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 फैमिलीज थी। लेकिन तभी एक शॉक देने का काम किसी ने इंजेक्शन को किया। विक्रम जी की नजर एक लड़का पर गई और वह उसे बुलाते हुए बोले, मृत्युंजय अग्निवेश आप यहाँ पर। जैसे ही जश्न ने विक्रम के मुंह से मृत्युंजय नाम सुना, वह हैरान होकर दूसरी तरफ देखने लगा जहां पर सच में मृत्युंजय व्हाइट कलर के कुर्ते और रेड कलर के पजामे में खड़ा था। वो होली के लिए बिल्कुल रेडी होकर आया था। और वो और भी ज्यादा शॉक तब हो गया जब उसने मृत्युंजय के पीछे से शिवांगी को बाहर निकलते हुए देखा। मैं आप सबका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ और वह ये कि जश्न के अलावा जश्न की फैमिली को बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि जश्न और मृत्युंजय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, क्योंकि असल में मृत्युंजय और विक्रम जी बिजनेस पार्टनर है। वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट साथ में मिलकर करते हैं और मृत्युंजय को सिर्फ और सिर्फ जश्न से तकलीफ है, उसकी फैमिली से नहीं, इसीलिए वो बहुत ही रिलैक्स होकर विक्रम जी के साथ बिजनेस करता है। इतना हैरान जश्न मृत्युंजय को वहां देखकर नहीं हुआ जितना वो शिवांगी को मृत्युंजय के साथ देखकर हुआ। मृत्युंजय शिवांगी का हाथ अपने हाथ में कस के पड़कर विक्रम जी के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, कैसे हैं मिस्टर ओबोरॉय। विक्रम जी बोले, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लड़की कौन है आपके साथ। मृत्युंजय इस पर गहरी सांस ली और शिवांगी को देखते हुए बोला, हमारी पत्नी। किरण जी इस पर बोली, लेकिन आपकी पत्नी ने सिंदूर नहीं लगाया और ना ही मंगलसूत्र। मृत्युंजय इस पर बोला, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, पर बहुत जल्द होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस, किरण और विक्रम ने एक साथ कहा। उसके बाद किरण ने जश्न से कहा, तुम नहीं बढ़ाई दोगे और मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर मृत्युंजय अग्निवेश तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर है। विक्रम जी ने जश्न को नहीं बताया था, लेकिन जश्न को पहले से पता था कि मृत्युंजय उसके पापा के साथ कभी कभी किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है। कुछ ही देर में होली सेलिब्रेशन शुरू हुआ और सबने होली खेलना शुरू किया। एकता किरण जी के साथ मृत्युंजय के पास आई और लाल रंग के रंग की थाली मृत्युंजय के पास करते हुए बोली, आपने अभी तक अपनी पत्नी को रंग नहीं लगाया है, लगा दीजिए और साथ में उनकी मांग भी भर दीजिए। सिंदूर तो नहीं है अभी, पर रंग से ही भर दीजिए, आखिर आपकी तो है। मृत्युंजय ने इस पर एक डेविल स्माइल एकता को पास करें और उस रंग से बहुत सारा रंग अपनी मुट्ठी में भरा और एक झटके में शिवांगी के मांग में भर दिया और बचा हुआ रंग उसके गालों पर लगा दिया। किरण जी ने कहा, तुम भी अपने पति को लगाओ रंग। शिवांगी ने मृत्युंजय की तरह कलर की वेस्टेज नहीं करी और जरा सा ही रंग लिया और उसे मृत्युंजय के गालों पर हल्का सा लगा दिया और उसके बाद थोड़ा रंग उसने किरण जी और एकता के गालों पर भी लगाया।
किरण जी और एकता वहां से अनेक की तरफ चले गए और मृत्युंजय शिवांगी को एक खाली जगह लेकर आया जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे ही वो दोनों खाली जगह पर आए जहां पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, शिवांगी ने तुरंत मृत्युंजय को गले लगाया और रोते हुए बोली, सॉरी, आई एम सॉरी मृत्युंजय, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तन्नू के कारण मैं कुछ बोल ही नहीं पाए। मृत्युंजय ने भी कसकर शिवांगी को अपनी बाहों में भरा और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मुझे तुम सब कुछ बताओगी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती ने मुझे तुमसे कितने दिन दूर रखा। जानता था कि तुम कहाँ हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, सिर्फ इस डर से कि वह हमारी तनु को कुछ ना कर दे। शिवांगी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे तो मृत्युंजय ने उसे खुद से दूर किया और शिवांगी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे को चुम्मा, फिर उसके दोनों गालों को चुम्मा और बोला, आई लव यू रैबिट क्वीन, आई रियली रियली नीड यू। एक बार अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। अगर इस बार मोहब्बत मुझसे छिनी तो मैं मर जाऊंगा। मृत्युंजय के ऐसे बोलते हैं शिवांगी ने अपनी उंगली में मृत्युंजय के होठों पर राखी और बोली, आई ऑल्सो लव यू, और तुम अगर मुझसे दूर हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शिवांगी के कहने के बाद मृत्युंजय तुरंत शिवांगी के चेहरे पर झुका और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। मृत्युंजय पहले उसे बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर किस करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद के किस को सॉफ्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हल्का सा सॉफ्ट हुआ, शिवांगी भी उसे रिस्पांस देने लगी। मृत्युंजय के हाथ उसकी पीठ पर लगातार कसते जा रहे थे और शिवांगी भी पूरी तरह से उसके अंदर सिमट रही थी। दोनों यूं ही एक दूसरे को पैशनेट होकर किस करते रहे, दोनों रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। तकरीबन आधे घंटे की उस लॉन्ग किस के बाद दोनों ने अपनी किसी को ब्रेक किया। अभी सिर्फ कुछ ही पल हुए थे उन्हें अलग हुए कि एक बार फिर से दोनों एक साथ एक दूसरे के करीब हुए और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। और इस बार उनकी किस और भी रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिसमें मृत्युंजय का शुभांगी के लिए जो ऑब्सेशन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों एक बार फिर से यूं ही ना जाने कब तक एक दूसरे को किस करते रहे और फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए अलग हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।